हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका जितेंद्र निर्वाणी। आज के सेशन में बच्चों हम हमारी कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस सेशन में बेटा हम लोगों ने है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे कि किस तरह से हमें मोल को ढंग से समझना है। तो आई होप मोल की कहानियाँ आपको समझ में आ चुकी होंगी। हमने केस 1 भी कर लिया है, केस 2 भी कर लिया है। क्या था केस 1 केस 2? केस 1 अगर आपको केवल एक ही अभिकर्मक मतलब इनडायरेक्टली वो अभिकर्मक भी हो सकता है बेटा, उत्पाद भी हो सकता है, किसी एक के बारे में जानकारी दी हो और बाकियों के बारे में पूछे। और केस 2 जब हमें मिनिमम 2 अभिकर्मकों के बारे में जानकारी दी गई हो कि इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल हैं, तो हमें उसकी हेल्प से, ठीक है ना, अगर उत्पाद निकालने को बोले तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है बच्चों? सीमांत अभिकर्मक। उस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और सीमांत अभिकर्मक निकाल के फिर उसके बाद 2 स्टेप्स लिख के हम आगे की कहानी करते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, आज की कहानी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अगली टर्म है एक आपका, है ना, अगली टर्म क्या है सर? प्रतिशत शुद्धता, है ना। अगली टर्म है बेटा आपकी प्रतिशत शुद्धता, परसेंटेज। आप हिंदी में लिखना है ना, इतना इंग्लिश देखो सीखते चलना, इतनी तो। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, प्रतिशत शुद्धता। ये क्या भला है बेटा? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उनमें बेटा बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि जो भी हमें प्रतिदर्श, जो भी सैंपल गिवन है वो 100% क्या है बच्चों? शुद्ध है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझे लिखा गया है बेटा 100 ग्राम किसके? CaCO3 के, 100 ग्राम ऑफ CaCO3। और एक स्टेटमेंट लिखा गया है बेटा 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, है ना। CaCO3 के 100 ग्राम अगर आप हिंदी में लिखना चाहें बच्चा, और दूसरा है CaCO3 के प्रतिदर्श के 100 ग्राम। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? हमें ये पहले अंतर समझ में आना चाहिए। अगर 100 ग्राम CaCO3 के लिखे हुए हैं तो इसका मतलब कि CaCO3 का मास पूरा 100 ग्राम है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 का प्रतिदर्श, तो इसमें बच्चों CaCO3 का जो मास होगा वो 100 हो भी सकता है और हो सकता है 100 से कम भी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है बेटा इस प्रतिदर्श में, इस सैंपल में कुछ क्या हो, आपकी अशुद्धियाँ हों। सर इससे क्या होगा? क्या सर पूरा मोल कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमें इतना अच्छा समझ में आ रहा था, क्या वो पूरा परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया बेटा। ये एक छोटा सा शब्द है बेटा जो आपको क्वेश्चन में लिख सकता है, लिखा हुआ मिल सकता है। उससे हमें करना क्या होगा? बस हमें ये करना होगा बेटा कि अगर मान लीजिए मैंने 100 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 दिया हुआ है और अगर इसमें मैंने बोल दिया है कि इसमें 10% अशुद्धि है, 10% क्या है बच्चों? अशुद्धि, तो इसका तात्पर्य है बेटा कि ये पूरे 100 ग्राम CaCO3 के नहीं है। ठीक है ना, 100 का 10% बेटा ओरली हमें निकालना आता है, मतलब इसमें 10 ग्राम हो गया किसका? अशुद्धि का। ठीक है जी बच्चों, और रिमेनिंग बचा हुआ बेटा 100 ग्राम था, 90 ग्राम किसका हो गया? CaCO3 का। इसलिए मैंने आपको समझाया है कि वो लेस देन इक्वल टू 100 ग्राम हो सकता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया बेटा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब तक कुछ ना बोला जाए हम हमेशा कोई भी सैंपल हो बेटा उसे 100% शुद्ध मानते हैं। तो सर हमें कैसे पता पड़ेगा बेटा? या तो क्वेश्चन में वो आपको देगा बेटा कि 10% अशुद्धि है या 90% शुद्धता है, ठीक है ना, या फिर आपसे बहाने से क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि पूछ ले कितने प्रतिशत शुद्धता है प्रतिदर्श की। इस तरह के जब शब्द मिल जाएं तो ही आपको इसे अकाउंट में लेना है। वैसे भी जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, तो दिवाली का सीज़न आने वाला है जल्दी, तो आप सभी बेटा बाज़ार से चांदी सोने के सिक्के या गहने खूब सारे खरीद, तो आपको भी पता है बेटा कि आजकल है ना खूब ज़्यादा हॉलमार्क का चल रहा है कि भैया प्योर शुद्ध चीज़ें खरीदो। क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया बेटा तो सबसे ज़्यादा चूना जो लगाते हैं वो सोनारी लगाते हैं बेटा, है ना। खूब ज़्यादा मिक्सिंग कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर भी आपको रियल लाइफ से मैं समझाने की कोशिश करूँ कि अशुद्धि का मतलब ये है। या दूसरे शब्दों में बोलूँ बेटा, हम बाज़ार से 1 किलो चावल खरीद के लाए, अब मान लीजिए बेटा अच्छे क्वालिटी के नहीं खरीदे आपने, तो हो सकता है उसमें आपका 5-10 ग्राम कंकर पत्थर निकल आए। तो ये जो कंकर पत्थर निकल रहे हैं बेटा वो अशुद्धि है, ठीक है ना। अब अगर हम चावल बनाने जा रहे हैं बेटा, तो ये मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं चावल बनाने जा रहा हूँ और मुझे वो कंकर पत्थर दिख गया तो मेरे घर में तो बच्चों उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। पता नहीं आपके घर में, मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपके घर में ये हो कि यार वजन के साथ तुल के आया, पैसे तो पूरे दिए डाल लो,
ठीक है। तो आप शायद मनी मन हंस रहे होगे कि सर ये क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो। इस एग्जाम्पल से बस बच्चा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक किसी प्रश्न में न दिया जाए हम अशुद्धि को अक्रिय मान के चलते हैं, ठीक है ना। अक्रिय मानने का मतलब वो जैसे अभी कंकर पत्थर मेरे चावल बनाने की क्रिया में भाग नहीं लिए हैं, वैसे ही ये अक्रिय है, मतलब ये हमारी किसी रिएक्शन जो भी हो रही होगी आगे बच्चा, ये उस रिएक्शन में भाग लेने वाले नहीं हैं, है ना, ये उस रिएक्शन में भाग लेने वाले नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि अशुद्धि ये क्या टॉपिक है उसकी फीलिंग आपको आ गई होगी। हम बाज़ार से बेटा 10 केले खरीद के लाए, है ना। अब वो इम्प्योर तो नहीं बोल सकते बेटा, केले तो प्योर ही होंगे, बट हो सकता है बेटा उसने जल्दबाजी में एक केला आपको ख़राब डाल दिया। तो बेसिकली वो ख़राब चीज़ जो आप खा नहीं सकते हो, जिसे आपको फेंकना ही पड़ेगा, इनडायरेक्टली वो अशुद्धि है। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसमें बस ज़रूर थोड़ा सा अगर कहानी समझ में आ गई हो तो 2 लाइनें लिखने ना बेटा। कोई भी दिया गया प्रतिदर्श उसमें उपस्थित, है ना, उसमें उपस्थित अशुद्धियों की वजह से जो डस्ट पार्टिकल, पत्थर के कण इत्यादि की वजह से हो सकती है ना, 100% शुद्ध नहीं होता है। कोई भी दिया गया प्रतिशत उसमें उपस्थित अशुद्धियों, है ना, उसमें उपस्थित अशुद्धियों, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा क्या, है ना, डस्ट पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल, है ना, पत्थर के कण, धूल के कण इत्यादि। जब हम चावल धोते हैं तो आपने देखा हो बेटा कम से कम 4-5 बार पानी में चावलों को धोला जाता है, क्योंकि इतनी, है ना, ऑब्वियसली बेटा वो क्या है, खेत से निकल के आए हैं, तो खेत में तो बेटा उसमें मिट्टी के कण भी कुछ कुछ चिपक जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, बट कम से कम आप 3-4 बार पानी से उन्हें धोते हो, तब तक वो मटमेला पानी निकलता रहता है बेटा। आप खुद रियल लाइफ से इस चीज़ को कर सकते हो ना। तो कोई भी दिया गया प्रतिदर्श उसमें उपस्थित अशुद्धियों, ब्रैकेट में धूल के कण, पत्थर के कण इत्यादि की वजह से 100% शुद्ध नहीं होता है, 100% शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट लिखना है बेटा, वह है ना, वह भार जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वह भार जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह प्रतिशत शुद्धता कहलाता है, ठीक है ना। वह भार जो प्रतिशत अभिक्रिया में भाग लेता है वो शुद्धता होती है। तथा जब तक न दिया जाए, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना बेटा, जब तक न दिया जाए अशुद्धियों को अक्रिय माना जाता है, जब तक न दिया जाए अशुद्धियों को अक्रिय माना जाता है ना। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दे बेटा कि अक्रिय जो अशुद्धि है वो भी क्रिया कर रही है, तो वो फिर उसमें मेंशन होगा। अदरवाइज हमारा रूल ये बेटा कि हम तो अशुद्धियों को निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो अगर ये शब्द आ जाए तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए एक नया सूत्र आ जाएगा बेटा परसेंटेज प्योरिटी का, ठीक है, जो मैंने ओरली बता दिया। 100 ग्राम में 10% अशुद्धि है, मतलब 90% शुद्धता है। तो 100 का 10% तो सबको निकालना आता होगा, 10 और 90 हो गया। परंतु हो सकता है 125 ग्राम हो, उसमें प्रतिशत शुद्धता 60% हो। तो अगर हम डायरेक्टली ना निकाल पाए तो ये सूत्र बस हमें याद रखना है बेटा, है ना। वह भार जो अभिक्रिया में क्या कर रहा है बेटा, भाग ले रहा है, वह भार जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है बटे दिया गया भार, बटे दिया गया भार इंटू 100। बस एक ये छोटा सा सूत्र लगा के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे जिनमें प्रतिशत शुद्धता के बारे में बात होगी वो आपके हल हो जाएंगे, है ना। और ये ज़रूर ध्यान रखना बेटा कि प्रतिशत शुद्धता की बात आप लोग जो करते हो वो किसके सापेक्ष करते हो बेटा, अभिकर्मक। ये अभिकर्मक के सापेक्ष बात होती है, मतलब रिएक्टेंट के सापेक्ष परिभाषित है। जो हमारे पास अभिकारक है उसमें अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। आइए अब मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊँ बेटा, है ना। क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए हमसे कह रहा है बेटा कि 125 ग्राम 80% शुद्ध, है ना, 125 ग्राम 80% शुद्ध, ठीक है ना, CaCO3 के प्रतिदर्श मतलब सैंपल होता है बेटा, प्रतिदर्श को गर्म करने पर है ना, 125 ग्राम 80% शुद्ध CaCO3 के प्रतिदर्श को, हालांकि हमें पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको इनके ऊपर ज़्यादा कभी परेशान करने वाला नहीं है बेटा, परंतु स्टिल ठीक है ना, हम एक एक क्वेश्चन तो समझ ही लें। 125 ग्राम 80% शुद्ध CaCO3 के प्रतिदर्श को गर्म करने पर प्राप्त CO2 गैस का आयतन STP पर बताइए, है ना। अब क्वेश्चन तो आप लिख लेते हो बट स्टिल चलो मेरी इच्छा हुई तो मैंने लिख दिया बेटा। तो अब क्या करें बच्चों, यहाँ पर है ना, कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस हमें ये पता है बेटा कि CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं ना, ये ठोस अवस्था में होता है,
गर्म करने पर ये CaO सॉलिड प्लस साथ में किस में जाता है बेटा, CO2 गैस। गर्म करने पर ये CaO सॉलिड प्लस किस में जाता है बच्चों, CO2 गैस। अब बस इतना है बेटा कि अगर हमें पूरे 125 ग्राम होते तो हम 125 ग्राम से मोल्स निकाल लेते, परंतु अभी पूरे 125 ग्राम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, इस सूत्र को लगा के 80% शुद्धता है तो मैंने परसेंटेज प्योरिटी की जगह 80 लिखा। ऊपर अभिक्रिया में भाग लेना, अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है बेटा, CaCO3, तो हम ऊपर है ना वह भार जो अभिक्रिया में भाग ले रहा मतलब CaCO3 का, नीचे दिया गया भार मतलब 125 और इंटू क्या कर देंगे बच्चों 100, तो ये हो गया बेटा 4, ये हो गया 5, 5 से ये हो गया 25। हमें पता पड़ गया कि एक्चुअली मेरी अभिक्रिया में CaCO3 का केवल 100 ग्राम भाग लेगा। बस इतना सा एक शब्द आ गया। और 100 ग्राम मतलब अब अगर मैं इसके मोल्स निकालता हूँ तो मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, दिए गए भार को उसके अणु भार जो 100 है उससे भाग दिया, 1 आ गया। अगर इसका 1 है बच्चों तो इसका भी 1 ही मोल होगा, ठीक ना। और 1 मोल है तो किसी भी गैस का मोलर आयतन STP पर कितना होता है बेटा, 22.7 लीटर। तो हमारा उत्तर हो गया बेटा 22.7 लीटर, ठीक है जी। अगर ये मान लीजिए 2 मोल होते तो हम इसको 2 से क्या कर देते, गुणा, ठीक है जी। तो बस इतना सा एक शब्द है बेटा, इससे मोल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक सीखा है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो है, बस एक शब्द आने से पहले आपको वो भार निकालना पड़ेगा जो अभिक्रिया में भाग लेगा। उसके लिए आपको बस ये एक सूत्र याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा सर और क्या आ सकता है, तो आई होप ये समझ में आ गया बेटा सभी को। अब बेटा अगली टर्म नोट कर लिया होगा आपने। अगली टर्म है बेटा परसेंटेज यील्ड, प्रतिशत लब्धि, परसेंटेज यील्ड जिसे हम प्रतिशत लब्धि भी बोलते हैं, है ना। अब ये टर्म किसके सापेक्ष परिभाषित होती है बेटा, उत्पाद के लिए, है ना। ये किसके लिए परिभाषित होती है बेटा, उत्पाद के लिए। सर इसका क्या मतलब है ना। पहले मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ बेटा। मान लीजिए A gives to B है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा इसके 5 मोल हैं, बताइए A के 5 मोल से B के कितने मोल बनेंगे। तो आप तुरंत बेटा जो अभी तक मैंने आपको सिखाया 2/1 × 5, आप बोल दो कितना बेटा 10। ये तो हम काम अभी तक करते आ रहे हैं बेटा। हाँ सर ये तो हमें खूब अच्छे ढंग से आता है, आपने खूब अच्छे ढंग से सिखाया है, हमने सीख भी लिया है, तो बढ़िया बात है बेटा, ठीक है जी। अब ये जो बेटा 10 मोल निकाले हैं आपने, ये 10 मोल आपने ये मानते हुए निकाला है कि हमारी रिएक्शन की प्रतिशत लब्धि 100% है। पूरा 100% अभिकारक जो है बेटा वो किस में परिवर्तित हो जा रहा है, उत्पाद में। परंतु ये जरूरी नहीं है कि बेटा हर अभिक्रिया में पूर्णतः अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, ये जरूरी नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। ठीक है जी, ये मैंने शायद यहाँ अभिकर्मक लिख दिया बेटा ना, ये कायदे से मुझे क्या लिखना चाहिए था बेटा, अभिकारक लिखना चाहिए ना। अभिकर्मक मतलब रिएजेंट, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट के सापेक्ष परिभाषित है, ये परिभाषित है किसके सापेक्ष बेटा, उत्पाद, ठीक है। तो ये 100% लब्धि है बेटा, इसे हम है ना, इसे हम सैद्धांतिक लब्धि भी बोलते हैं। सैद्धांतिक मतलब जो थ्योरी के बेसिस पर, बेटा इसके 5 मोल से इसके 10 मोल बनने चाहिए थे। अब अगर मैंने प्रयोगशाला में काम करा बेटा, तो इसकी जो प्रायोगिक है ना, प्रायोगिक लब्धि है, मतलब प्रायोगिक मोल्स जो है बेटा, मैंने आपसे बोला कि यार जब मैंने 5 मोल लेके गया मैं प्रयोगशाला में, मुझे B के 10 मोल न मिलके 8 मोल मिले, ये इसकी प्रायोगिक लब्धि है। कौन सी लब्धि है बेटा, प्रायोगिक लब्धि। तो अब अगर मैं आपसे प्रतिशत यील्ड पूछूं बेटा, तो आप देखो जो चीज़ हम ना एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट से डरते क्यों बेटा, क्योंकि हम उसको हवा बना लेते। अगर हम रियल लाइफ से सोचते चलें, भैया हमने एक्सपेक्ट करा था कि मुझे यहाँ से 10 रुपये मिल जाएंगे, है ना, मम्मी से आपने उम्मीद करी थी कि 10 रुपये मिल जाएंगे भैया, आज तो कुछ फंक्शन है, और आपको भैया मम्मी ने 8 ही रुपये दिए, तो इसका मतलब आपने जो सोचा था उसका कितना प्रतिशत काम हुआ, 80%। कैसे निकाला बेटा आपने, 8 ऊपर रखा, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो मिला है वो ऊपर, जो सोच रहे थे वो नीचे, इंटू 100। यही कहानी बेटा रियल लाइफ से भी सोच लो, आप बोलोगे आपकी अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि कितना है बेटा, 80%, है ना। सर ऐसा होता क्यों है बेटा, तो आगे बेटा एक रासायनिक साम्य अध्याय आता है केमिस्ट्री का ही, उसमें हम बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ते हैं ना। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या है, जिसमें अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है बेटा। कुछ अभिकारक के मोल बच जाते हैं, ठीक है,
कुछ बच जाते हैं वो हम वहीं देखेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि इस वजह से ये हो रहा है। तो अब इनडायरेक्टली बेटा मैं प्रतिशत लब्धि का क्या सूत्र लिखूँ, प्रतिशत लब्धि का क्या सूत्र लिखूँ आपके लिए, आप बताओ अगर समझ में आ गया हो तो प्रतिशत लब्धि का क्या सूत्र हो गया बेटा, मोल या भार दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं बेटा। कौन सा वाला, प्रायोगिक वाला, है ना। मोल या भार कौन सा वाला बेटा, प्रायोगिक, मतलब मैं एक्सपेरिमेंटल वाला लिख ले रहा हूँ। और नीचे मोल या भार कौन सा वाला बेटा, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक वाला इंटू 100। ये है आपका प्रतिशत लब्धि का सूत्र। मोल या भार एक्सपेरिमेंटली जो लैब में हम प्रयोग करने गए तो हमें जितने मिले वो ऊपर आएंगे बेटा, और नीचे आएंगे थ्योरेटिकली जो हमने अभिक्रिया से खुद निकाले हैं इंटू 100। और इसमें बेटा ये ध्यान रखना कि सर ये हमें कैसे पता पड़ेगा, सर हम तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, गड़बड़ न कर दें। ये आपको बेटा खुद निकालना पड़ेगा। नीचे वाला जिस भी क्वेश्चन में बेटा प्रतिशत लब्धि आपसे पूछेगा ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने निकाला है, कहाँ से बेटा, अभिक्रिया से। इसकी गणना मतलब आपको खुद करनी है बेटा, समझे, इसकी गणना आपको खुद करनी। जबकि ये जो है बेटा वो आपको सवाल में दिया रहेगा, ये जो है आपको सवाल में दिया रहेगा। क्योंकि प्रयोगशाला में जाने के बाद बेटा मुझे नहीं पता है, किसी को 8 मोल भी मिल सकते हैं, किसी को, जैसे मैंने तो 8 माने थे बेटा, किसी को 6 भी मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा ना कि अभिक्रिया कितनी सीमा तक अग्र दिशा में गई है, हमें नहीं पता है वो। तो इसलिए ऊपर वाली चीज़ एक वेरिएबल है, नीचे वाली हमें जो अभी तक हम अभिक्रिया से कर रहे थे बेटा वो करना ही है। और इंटू 100 कर दो, आपको तुरंत आपकी अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि मिल जाएगी। आई मेरी बात समझ में, है ना। पहले मैं 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ और इसके ऊपर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 2A गिव्स 3B। अब मैंने आपसे बोल दिया है कि अभिक्रिया की लब्धि 80% है। कितनी है, 80%। और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ए के आपके पास है ना, मान लो कितने मोल ले लेते हैं, सपोज करो 5 मोल है, तो बताइए बी के कितने मोल बनेंगे। ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, 3/2 इंटू 5। मैं बार बार वही कह रहा हूँ बेटा, जो हम काम अभी तक करते आ रहे हैं करना वही है। 3/2 इंटू 5 ये क्या हो गया, 3/2 इंटू 5 ये क्या हो गया बेटा, ये तब के मोल्स हैं जब हम हमारी अभिक्रिया की लब्धि कितनी प्रतिशत मानते, जो अभी तक हम करते आ रहे थे 100%। बाय डिफ़ॉल्ट बेटा जब तक कुछ ना दिया जाए हम सैंपल को भी 100% शुद्ध लेंगे, और हम है ना लब्धि को भी कितने प्रतिशत मान के चलेंगे बेटा, 100%। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी, ठीक है। और इंटू बेटा, इंटू चूँकि अब लब्धि 80% है तो इसलिए उससे आप इसको गुणा कर दो, इंटू 80/100। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया तो बेटा आप सूत्र को लगा दो, है ना। नहीं आया तो आप सूत्र को लगा दो। प्रतिशत लब्धि कितने बेटा, 80, ठीक है ना। जो मोल्स थ्योरेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने, 3/2 इंटू 5, ऊपर वाला आपको निकालना है इंटू 100। तो आप देख लीजिए बेटा, बात तो वही हुई, मैंने एक लाइन में लिख दिया है। तो थोड़ा सा तो हमें भी तेज होना पड़ेगा बेटा, अगर हम एक प्रतियोगी परीक्षा को हल मतलब पास करना चाहते हैं बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग हमें तेज़ी से दौड़ाना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिए बात वही है, अब आपकी मर्जी, आप सूत्र से करना चाहो या डायरेक्ट करना चाहो। तो यहाँ से बेटा ये हो गया हमारा, ये 4 हो गया बेटा, ये 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, ये 2 हो गया, 3 दूना कितना हो गया, 6। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि चांसेस काफ़ी कम है इसके ऊपर आपको परेशान करे, बट हमारी जवाबदारी है बेटा, मेरी इनडायरेक्टली, कि मैं आपको समझा ज़रूर दूँ कि प्रतिशत शुद्धता या प्रतिशत लब्धि शब्द आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मोल जो हमने सीखा है वो मोल ही रहेगा। एक एक फॉर्मूला दोनों के केस में एक्स्ट्रा है। प्रतिशत शुद्धता अभिकारक के सापेक्ष होती है और प्रतिशत लब्धि उत्पाद के सापेक्ष होती है, कि हम जितना सोच रहे थे उससे हमें कितना मिला, ठीक है। मान लीजिए अब मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब एक पूरा शब्दों वाला क्वेश्चन आपको करा के बता दूं बेटा। तो शब्दों वाले क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कह रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कि, हाँ क्या बोल रहा है ना, 5 मोल नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करवाया जाता है, 5 मोल नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करवाया जाता है, 5 मोल नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करवाया जाता है तो है ना, तो अमोनिया के 6 मोल प्राप्त होते हैं। तो अमोनिया के 6 मोल प्राप्त होते हैं, ठीक है। और आपसे कह रहा बेटा अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि बताइए, अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि बताइए, अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि बताइए, ठीक है जी। अब कुछ नहीं बेटा, हमें अभिक्रिया लिखनी है सही, N2 + 3H2 गिव्स क्या आपका
2NH3। अब आप खुद समझो बेटा, कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूज़न, हम नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दिमाग में कन्फ्यूज़न बेटा आना स्वाभाविक है, हमें ही आ जाता है बेटा, कोई नई चीज़ हम सुनते हैं, आप तो पहली बार सुन रहे हो है ना, तो वो स्वाभाविक है बेटा, बट फिर उनका हल निकालना भी हमारी जवाबदारी है। मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ बेटा, अगर मैं आपको नाइट्रोजन के 5 मोल देता तो क्या आप मुझे अमोनिया के मोल्स नहीं बता सकते थे बेटा? हाँ सर, हम तो बड़ी आसानी से बता देते। कैसे? 2/1 × 5 मतलब कितने? 10। सही है जी। तो फिर आप खुद सोचो बेटा कि फिर मैंने आपको अमोनिया के मोल्स क्यों दिए। तो अमोनिया के मोल अगर आप खुद निकाल सकते थे तब भी मैं दे रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपसे प्रतिशत लब्धि पूछूंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 10 कौन से मोल्स हुए बेटा? ये हैं थ्योरेटिकल वाले, जो आप अभिक्रिया से निकालोगे, मैंने लिख दिया है साफ साफ। और 6 मोल वो कौन से हैं बेटा? एक्सपेरिमेंटल वाले, जो प्रयोगशाला में आपको मिले। तो अब हमें क्या करना है बेटा? बस हमें ये प्रतिशत लब्धि का, परसेंटेज यील्ड का सूत्र लगा देना है। ऊपर जो हमें मिले हैं 6, नीचे 10 × 100, तो हम बोलेंगे कितना प्रतिशत बेटा? 60%। ठीक है जी। तो इससे मोल कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है बेटा, जो भी आपने सीखा है सब कुछ वही है। ये 2 टर्म्स आप जरूर याद रखना, ठीक, मतलब पता रहे आपको, याद रखने से मीनिंग 2 सूत्र आ गए, एक अभिकारक के सापेक्ष, एक उत्पाद के सापेक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। अब हम बात करते हैं, है ना, मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में बुलाते हैं बेटा इम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं शॉर्टकट में EF लिखूंगा इसलिए बता रहा हूँ, इम्पेरिकल फॉर्मूला। नहीं, पहले अपन इससे पहले एक चीज़ और कर देते हैं, प्रतिशत, है ना, तत्वों का प्रतिशत संघटन, फिर मूलानुपाती सूत्र। तत्वों का प्रतिशत संघटन, है ना, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हमें पता है बेटा, जैसे मैंने आपको मीथेन दिया CH4, तो अब CH4 मुझे पता है किस किस से मिलकर बना हुआ बेटा? कार्बन से और हाइड्रोजन से, ठीक है, सही है कि नहीं? तो अगर मैं CH4 ले रहा हूँ बेटा, मैंने आपका इसका अणुभार पूछा, तो CH4 का अणुभार कितने ग्राम है बच्चों? 12 ग्राम, है ना। मैंने आपसे CH4 का अणुभार पूछा, सॉरी 12 क्यों, क्या हो गया आज मेरे को, बीवी से तो झगड़ा करके भी नहीं आया हूँ बेटा, तब भी पता नहीं गड़बड़ हो जाती कभी। तो CH4 का अणुभार कितना है बेटा? 16 ग्राम। कैसे? एक कार्बन है बेटा 12 और 4 हाइड्रोजन है 4, ठीक ना। तो इस 16 ग्राम में क्या क्या है बेटा? इस 16 ग्राम में 12 ग्राम किसके हैं बेटा? कार्बन के, और 4 ग्राम किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन। आ रही मेरी बात समझ में? तो यही बेटा, हर चीज़ को रियल लाइफ से थोड़ा सा सोच लो, आपकी ज़िंदगी की राहें इतनी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसमें मुझे कार्बन का प्रतिशत बताओ, इसमें मुझे किसका प्रतिशत बताओ बेटा? कार्बन का। तो आप कैसे बताओगे बेटा? आप ऊपर कार्बन का भार रखोगे, एक बैग में बेटा आलू और प्याज दोनों भरे पड़े हैं, आलू 2 किलो हैं, प्याज 3 किलो हैं, मैंने आपसे पूछा कि आलू का भार बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा? ऊपर 2 रखोगे, नीचे 5 × 100, बोलोगे आलू है 40%, ठीक है ना, और प्याज का बोलूँ तो बचा हुआ 60%। वही कहानी यहाँ पर भी है। अगर मैंने आपसे प्रतिशत कार्बन का पूछा, तो आप कार्बन का भार जो आपके सामने दिख रहा है बेटा कितना? 12, और नीचे बेटा कुल भार कितना? 16 × 100, तो ये 3 है बच्चों, ये 4 है, 300/4, मतलब हम बोलेंगे कार्बन का प्रतिशत कितना है बेटा? 75%। और अगर मैं हाइड्रोजन के प्रतिशत की बात करूं बेटा, तो बचा हुआ, है ना, आप चाहो तो 4/16 × 100 भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो सीधे मुझे बोल सकते हो बेटा कि 25%, ठीक है। तो मेरी अच्छी आदत है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली बस सवाल है, थ्योरी तो इसमें होती ही नहीं बेटा। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे बेटा उनमें थ्योरी भी है, फिर थ्योरी समझ के फिर सवाल करने पड़ते, इसमें थ्योरी बस इतनी सी है बेटा। तो अल्टीमेटली हमें क्या सूत्र समझ में आया यहाँ से? परसेंट ऑफ एलिमेंट, अगर किसी भी तत्व का मुझे प्रतिशत निकालना है बेटा ना, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना बेटा, ये कौन सा प्रतिशत है आपका? भार प्रतिशत, क्योंकि अब भार के सापेक्ष बात कर रहे हो, ठीक है जी, ध्यान देना, ठीक है ना। कोई आप अणुभार में भार की बात करो ना बेटा, तो ये भार प्रतिशत है। तो किसी भी तत्व का प्रतिशत कैसे निकालेंगे बेटा? ऊपर उस तत्व का भार, ठीक है, नीचे किसका भार बेटा? उस यौगिक का भार, या अगर वो भार मुझे अलग अलग ना दिया हो, जैसे यहाँ पे मुझे नहीं दिया था बेटा, तो नीचे हमने क्या ले लिया बेटा? उसका अणु भार, और इंटू क्या बेटा? 100।
है ना। सर ये 2 चीज़ें क्यों लिखी, बाकी तो हमें समझ में आ गया, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही। बेटा परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। कभी कभी हमसे ये भी दे सकता है बेटा, है ना, एक तत्व ए के ऑक्साइड, है ना, ऐसा लिख लेता हूँ, 3.5 ग्राम ए के ऑक्साइड में, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से बताना ज़्यादा सिद्धांत रखता हूँ। 3.5 ग्राम ए के ऑक्साइड में 3.5 ग्राम ए के ऑक्साइड में 1.7 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ए का प्रतिशत बताओ, ए का भार प्रतिशत बताओ, ऐसा। तो अब इस केस में बेटा मुझे उसके ऑक्साइड का सूत्र नहीं पता है, ठीक है, मुझे उसके ऑक्साइड का सूत्र नहीं पता है, ठीक है, इसलिए सूत्र नहीं पता है तो फिर मुझे दोनों भार दिए होने सवाल में ज़रूरी है। तो आपको मैंने देखो दोनों भार दे दिया है, तो पहले मैं प्रतिशत किसका निकाल लूँ बेटा, ऑक्सीजन का। कैसे, ऊपर ऑक्सीजन का भार, ये तत्व का भार, नीचे कुल भार 3.5 × 100, 1.35 का डबल बेटा 3.5 होता है। मैंने डाटा सिंपल ही दिया है, तो आप बोलोगे कितना प्रतिशत हो गया बेटा, 50%, ठीक है जी। और अगर इसका प्रतिशत 50 है तो ए का प्रतिशत भी कितना होगा बेटा, 50%। आ रही मेरी बात समझ में, ये रहा सिंपल सा आपका एक सब टॉपिक, ठीक है जी। तो मैंने देखो 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दिया आपको, इसीलिए हम तत्व अगर भार दिया होगा तो भार रखेंगे, ठीक है ना, और भार नहीं दिया होगा बेटा तो फिर मोलर मास रखेंगे और उसमें फिर अपने आप ही भार पता पड़ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको बेटा, कि CaCO3 में, है ना, कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का भार प्रतिशत बताओ। CaCO3 में कैल्शियम कार्बन तथा किसका बेटा, ऑक्सीजन का भार प्रतिशत बताइए। CaCO3 में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का भार प्रतिशत बताइए बेटा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना बेटा, हमें बस अणु भार ढंग से लिखना है CaCO3 का। अब देखो भार नहीं दिया है तो अब अणु भार में चलेंगे हम, है ना। कैल्शियम का कितना बेटा 40, है ना, मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ, प्लस कार्बन का कितना बच्चों 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 3 है बेटा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दिया कितना आपका 48, ये हो गया कितना बेटा 100, हो गया ये 100। तो अब अगर मैं आपसे प्रतिशत ऑफ कैल्शियम का पूछूं तो ऊपर कैल्शियम का रखो बेटा, नीचे यौगिक का रखो इंटू 100, आप बोलोगे कितने प्रतिशत बेटा, 40% कैल्शियम। बड़ा सिंपल, कुछ नहीं, वाई फियर व्हेन JH सर इज हियर। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कार्बन, तो ऊपर रखोगे 12, नीचे रखोगे 100 इंटू 100 मतलब 12%, ठीक है जी। और अब अगर बचा हुआ बोलूँ बेटा, तो बचा हुआ ऑब्वियसली ऑक्सीजन का होगा, 40 और 12 कितना हो गया बेटा 52, तो उसमें से घटा दिया तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो गया बेटा 48%। क्या आ रही मेरी बात सभी को समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा, बस कुछ नहीं करना है, बिना डरे जो सूत्र है बेटा उन्हें ढंग से लगाओ और हम उत्तर पाते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा, क्या सर वास्तव में इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, नहीं बेटा, थोड़े से कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ भी सकता है, परंतु हमें उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए जैसे हम थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाते हैं ना, मान लीजिए हमसे अगला क्वेश्चन दे रहा है बेटा, एक यौगिक में 0.07%, है ना, एक यौगिक में 0.07 भार प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है ना, एक यौगिक में 0.07 भार प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है ना। यहाँ एक यौगिक में नाइट्रोजन का भार प्रतिशत 0.07% है, ऐसा भी बोल सकते हो बेटा। तो आपसे कह रहा बेटा उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार बताइए, उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार बताइए, उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार बताइए। एक यौगिक में नाइट्रोजन का भार प्रतिशत 0.07 है, तो उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार बताइए। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं बेटा कि हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं बच्चों, है ना, तुरंत आप वीडियो को पॉज करके उसे अटेम्प्ट करा करिए। पहले 2 मिनट, कम से कम 1 मिनट तो सोचा ही करो बेटा, है ना, कि यार हम सोचे तो सही क्या हो रहा है, फिर आप हल देखना, है ना। अब देखिए एक चीज़ ये ध्यान रख लेना बेटा कि पूरे भौतिक रसायन में अगर कहीं पर आपको भार प्रतिशत दिख जाए तो आपके पास इस सूत्र के अलावा कोई सूत्र ही नहीं है। मैं खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा, बस बीटेक ही करा है मैंने IIT खड़गपुर से, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नो, और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है बेटा, बस 20-21 साल ही हुए हैं पढ़ाते हुए, तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं मेरे पास। तो जो छोटे छोटे सूत्र है ना, मैं उन्हीं पे मेरी ज़िंदगी चल रही है, बस उन्हीं से तो मैं काम चला रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी चल रही है बस, ठीक है ना। हमारे कैमरा भाई साहब, शिवा भाई साहब खूब हंस रहे हैं, जो सर खूब बढ़िया मजाक कर ले, तो मजाक नहीं बेटा,
इन्हीं से रोजी रोटी चल रही, बस इन्हीं सूत्रों को याद कर करके मेरी, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमारे पास बस एक ही सूत्र है, इसी को लगाने की कोशिश करनी है। अब देखो भार प्रतिशत आपको दिख रहा है बेटा 0.07, ठीक है जी बच्चा। नीचे बेटा उसका अणुभार, तो हमसे पूछा ही है बेटा न्यूनतम, चलो मैं मिनिमम भी लिख दे रहा हूँ, इंटू 100। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि मेरे पास सूत्र एक है तो अज्ञात भी एक ही होगा, वही तो निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पे तो बेटा ये ऑलरेडी अज्ञात है, मतलब ऊपर पक्का मुझे कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। और यही मेरा प्रतियोगी परीक्षा वाला मेरे साथ चीटिंग कर रहा है ना। वो मेरे दिमाग को यूज़ करवाने पर मुझे फोर्स कर रहा है, जो मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये पढ़ा रहे कहीं चलते चलते भाग ना जाए। दिमाग को जितना दौड़ाओगे बेटा, जितना भगाओगे ये उतना शार्प होगा, वो दौड़ाना पड़ेगा, है ना। तो अब बेटा आप मुझे बताओ H2O। अब मैं बात करता हूँ बेटा H2O, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु बच्चों? 2। ऑक्सीजन का कितना? 1, ठीक है ना। Fe2O3, Fe के 2, ऑक्सीजन के 3। CO2 करूँ बेटा, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2। सर ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ बेटा, आपको आप ही के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद बताइए मुझे इनसे क्या शिक्षा मिल रही बेटा। अगर किसी यौगिक में कोई तत्व उपस्थित है, ठीक है ना, तो उसका कम से कम एक परमाणु तो होना ही चाहिए ना बेटा। परमाणु को हम विभाजित तो ना कर सकते कि ऑक्सीजन का आधा परमाणु ले ले, या नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का आधा परमाणु ले ले, नहीं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एक परमाणु कम से कम होना ही चाहिए अगर उपस्थित है तो। नाइट्रोजन अगर उपस्थित है बेटा तो एक परमाणु होना ही चाहिए। तो आप सबसे पहले बेटा नीचे लिख लो न्यूनतम अणुभार का सिद्धांत, है ना। सबसे पहले आप नीचे लिख लो बेटा न्यूनतम अणुभार का सिद्धांत, और उसमें ये चीज़ डाल लेना बेटा कि न्यूनतम अणुभार के लिए उस यौगिक में, ठीक है ना, उस तत्व का एक परमाणु अवश्य उपस्थित होना चाहिए जिसका भार प्रतिशत दिया गया है। न्यूनतम अणुभार के लिए उस यौगिक में उस तत्व का एक परमाणु अवश्य उपस्थित होना चाहिए जिसका भार प्रतिशत दिया गया है। न्यूनतम अणुभार के लिए उस यौगिक में उस तत्व का एक परमाणु अवश्य उपस्थित होना चाहिए जिसका भार प्रतिशत दिया गया है। आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, न्यूनतम अणुभार के लिए, है ना, उस यौगिक में उस तत्व का एक परमाणु अवश्य उपस्थित होना चाहिए जिसका भार प्रतिशत दिया गया है। तो राइट नाउ ये किसका भार प्रतिशत था बेटा? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एक परमाणु मतलब 14 जरूर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम का कोई रूल नहीं बेटा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए मुझे परमाणु कितने हैं पता ही नहीं है, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम के लिए एक जरूर होना चाहिए बेटा। तो अब इससे अगर मैं इसका अणुभार न्यूनतम निकालता हूँ बच्चों, है ना, ये 2 डेसिमल हटाए तो नीचे 100, 7 का डबल 14, मतलब 2 × 10⁴। अब देख लो बेटा इतना बड़ा 20,000, इतना बड़ा अणु होगा। कई बच्चे ना ये बोलते ही सर मुझको अणुसूत्र बता दो, मैं तो कैलकुलेट कर लूँगा। बेटा 20,000 अणु आ रहा है, आप लोग तो ग्लूकोज सुक्रोज का ही अणुभार ढंग से नहीं निकाल पाते हो, तो 20,000 का मतलब समझ रहे हो उसका अणुसूत्र कितना बड़ा होगा। और अणुसूत्र दे देता तो फिर मतलब ही नहीं बचता क्वेश्चन का। तो अब आ गया समझ में, है ना। चलो मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा कि इंसुलिन में 0.16% सल्फर है, इंसुलिन का न्यूनतम अणुभार बताओ, है ना। इंसुलिन में 0.16% सल्फर है, इंसुलिन का न्यूनतम अणुभार बताओ। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि अब तो हर बच्चा बिल्कुल मस्त हो गया होगा। ठीक है सर, 0.16 लिखा, नीचे हम अज्ञात लिखा, सल्फर है सर इसलिए हमने 32 लिखा, इंटू 100। देख लो वापस, ये डेसिमल हटाया तो 2 0, 16 से 32, फिर से हमारा अणुभार कितना हो गया बेटा? 2 × 10 की घात कितना बेटा? 4, है ना। 2 × 10 की घात कितना हो गया? 4। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में? ठीक है ना, ऐसे होते हैं क्वेश्चन बेटा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा और टफ कैसे कर सकता है क्वेश्चन को, है ना। अब हमसे बोल रहा है बेटा हीमोग्लोबिन, हमें पता है हीमोग्लोबिन, है ना, जब भी हमारे शरीर में, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमसे बोलता है ना आयरन रिच फूड लो, ठीक है। और आयरन रिच फूड मतलब हीमोग्लोबिन में पक्का आयरन है, तभी तो कह रहा है आयरन रिच फूड लेंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन में 0.25 भार प्रतिशत आयरन है, ये हमें सवाल में दिया गया। हीमोग्लोबिन में 0.25 भार प्रतिशत किसका है बेटा? आयरन है। हीमोग्लोबिन में 0.25 भार प्रतिशत आयरन है। अब हमसे बोल रहा है बेटा यदि हीमोग्लोबिन का अणुभार 89600 है यदि हीमोग्लोबिन का अणुभार 89600 है, यदि हीमोग्लोबिन का अणुभार 89600 है, तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में उपस्थित आयरन के परमाणुओं की संख्या बताओ। यदि हीमोग्लोबिन का अणुभार 89600 है तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में उपस्थित
आयरन के परमाणुओं की संख्या बताओ। वापस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, भार प्रतिशत आते ही एक ही सूत्र है। अब 0.25 है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करना अपनी, मैंने इसे 1/4 लिखा, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ, है ना। 0.25 आए तो 1/4 ले लो, 0.33 आ रहा है बेटा 1/3 ले लो, 0.67 आ रहा है 2/3 ले लो, ठीक है। नीचे बेटा अब अणु भार तो दिया हुआ है 89600 इंटू 100। अब बेटा आता ही नहीं ना मुझे कोई दूसरा सूत्र, करूँ क्या, आता होता तो मैं बताता भी कुछ, ठीक है। आप लोग अटकते हो, बस मेरा तो जो आता है बेटा उससे काम चल जाता है, ठीक है। अब बेटा ऊपर देखो हमने मिनिमम एक परमाणु माना था, अब हमसे परमाणुओं की संख्या ही पूछी है। तो मान लीजिए अगर एक परमाणु होता तो आयरन कितना होता है बेटा 56, दो होते तो 56 इंटू 2 करते, तो हम अज्ञात में अभी मान लेते हैं कि ए परमाणु है मान लो, तो आयरन का कुल भार कितना हो जाएगा बेटा 56 इंटू ए। ख़त्म मेरा क्वेश्चन। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए बेटा, 4 से इसको भाग दिया तो 224 और 56 चौक होता है 224, तो हमारा उत्तर हो गया बेटा 4। हमारा उत्तर क्या हो गया बच्चों 4। ये कहानी ख़त्म आ गई। क्या आ रही है मेरी बात सभी को समझ में? ये इतना सा सिंपल है। तो ये एक छोटा सा सब टॉपिक हमारा तत्वों का प्रतिशत संघटन, ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे थे बेटा ना, मैंने पहले मूलानुपाती सूत्र लिख लिया था, एक्चुअली अब कहानी उल्टी है। अभी तक हमें क्या था बेटा, यौगिक का सूत्र पता था और भार प्रतिशत निकालना था। अब उल्टी कहानी, अब हमें यौगिक का भार प्रतिशत दे जाएगा, मतलब उसमें उपस्थित तत्वों का, और बोलेगा सूत्र निकालो, है ना। तो पहले हम लिख लें बेटा मूलानुपाती सूत्र, है ना। इसे अंग्रेजी में बच्चों इम्पेरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। इम्पेरिकल क्या फॉर्मूला, आप भी लिख लेना बेटा, क्योंकि अब मैं शॉर्टकट में इसे केवल EF लिखूंगा, है ना। तथा अणु सूत्र, ठीक है। और अणु सूत्र को बोला जाता है क्या बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF, ठीक है जी। ये आखिर क्या बला है ना। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ही बेटा देखो, पहले तो मुझे एग्जाम्पल ही देना आता है। तो सबसे पहले अगर मैं ग्लूकोज लेता हूँ बेटा, है ना। अब ग्लूकोज का आप सभी को, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, अणु सूत्र पता है। ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है बेटा C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम सभी को याद भी है बेटा। नहीं याद है तो अब याद कर लेना, आगे खूब ज़रूरत पड़ेगी। अब बेटा इसका अगर मुझे इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना हो, ठीक है ना, तो इम्पेरिकल फार्मूला बेटा क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ये 6 है, 6 दूनी 12 फिर 6, मतलब मैं 6 अगर कॉमन ले लूँ तो इसका जो इम्पेरिकल सूत्र होगा बच्चों वो CH2O हो जाएगा। इसका जो इम्पेरिकल सूत्र हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा CH2। ये है बेटा इसका मीनिंग, है ना। जैसे और एग्जाम्पल लिख लूँ बेंजीन, पहले मैं मीनिंग समझा दूँ बेटा हर चीज़ का। अब बेंजीन है बेटा, हम सभी को बेंजीन का फॉर्मूला पता है C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा, है ना। और अगर इसका मैं इम्पेरिकल फार्मूला लिखूंगा तो CH ही रहेगा, है ना। अब जैसे एसिटिलीन है बेटा, आप सभी को एसिटिलीन भी पता होगी। एसिटिलीन का क्या सूत्र होता है, अणु सूत्र C2H2, ठीक है जी। वापस 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये मतलब हमें क्या शिक्षा मिल रही है बेटा, 2 अलग अलग यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान भी हो सकते हैं, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। अब मैं आपसे परिभाषा पूछ रहा हूँ बेटा कि क्या इन 3 एग्जाम्पल से हमें क्या शिक्षा मिली बेटा, है ना। तो अणु सूत्र क्या बता रहा है आपको बेटा, अणु सूत्र क्या बताता है, अणु सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है ना। मतलब ग्लूकोज के एक अणु में भैया कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, मतलब वो वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप लिख लेना बेटा अणु सूत्र के लिए कि किसी यौगिक का अणु सूत्र उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। किसी तत्व का अणु सूत्र, है ना, किसी तत्व का अणु सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित, है ना, किसी तत्व का अणु सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। किसी यौगिक का अणु सूत्र उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, सभी तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा एम्पेरिकल फार्मूला, सर ये क्या बताता है, अब ये देख लो बेटा ये क्या बता रहा है, ये भी
उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या को ही दर्शा रहा, परंतु ये उनका क्या बता रहा है बेटा, सरल अनुपात है ना। ये क्या बता रहा है, सरल अनुपात, कि अगर कार्बन का 1 होगा तो हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन के 1, है ना। तो इसलिए में लिखना बेटा, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है ना, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात दर्शाता है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात दर्शाता है। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात दर्शाता है। बेटा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है, वास्तविक संख्या कितनी है बेटा, और ये एम्पेरिकल फार्मूला आपको केवल उनका सिंपल रेशो बताता है, दोनों में अंतर बस इतना ही है ना। वो एग्जैक्ट नंबर बताता है और नीचे वाला आपको सिंपल रेशो बताता है, सरल अनुपात, ठीक है ना। आप लिखो बेटा, ठीक है ना, क्या, मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र की गणना। अगली हेडिंग डालो, फिर मैं बताता हूँ आगे के पूरे टॉपिक, है ना। मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र की गणना, मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र की गणना। तो कुछ नहीं करा जाता है बेटा, कुछ नहीं करा जाता है, हमें है ना, मूलानुपाती सूत्र जो होता है बेटा वो n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना। मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर n क्या आप सभी को दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र कितना है, CH2O। तो अब इसका n कितना था बेटा, 6 से गुणा कर दूँ, देख लीजिए C6H12O6 है ना। इसका भी n 6 था बेटा, 6 इंटू मूलानुपाती CH करूँ तो ये हो गया C6H6, ठीक है जी। और इसका था बेटा n का मान 2 इंटू CH करूँ तो ये हो जाएगा C2H2, ठीक है जी। अब सर ये n है क्या बेटा, जहाँ पर n एक पूर्णांक है, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना, जहाँ n क्या है बेटा, एक पूर्णांक है। और सर इसे निकालते कैसे हैं सर, ये भी बता दो तो बस हमारी काम आसान हो जाएगी बेटा। इसे निकालते हैं बेटा, जहाँ n एक पूर्णांक है, जहाँ n क्या है बेटा, एक पूर्णांक है, जो अणुसूत्र भार तथा मूलानुपाती सूत्र भार के अनुपात के बराबर होता है ना। जहाँ n एक पूर्णांक है जो अणुसूत्र भार तथा मूलानुपाती सूत्र भार के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर मुझे बेटा अणु भार दे दिया जाए, मोलिकुलर फार्मूला मास, ठीक है, उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे बेटा, मूलानुपाती सूत्र भार। इन दोनों के अनुपात से मुझे किसका मान पता पड़ेगा बेटा, n का। इन दोनों के अनुपात से मुझे किसका मान पता पड़ेगा, n का। आपके सामने सब एग्जाम्पल है, देखो, है ना। अब अगर आपने मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया बेटा, तो मूलानुपाती सूत्र भार आपको खुद निकालना होगा। आप देख सकते हो, कार्बन का 12 बेटा, हाइड्रोजन का 1, तो 12 + 1 कितना, 13। आई बात समझ में। और अब बेटा आपको क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में आपको अणु सूत्र भार दिया होगा, जैसे इसका है 24 और 2 26, 26 को मैंने 13 से भाग दिया, 2 आ गया, ये रहा 2। इस केस में देख लो बेटा, ये तो 13 ही है, और वो 12, 72 और 6 78, 78 को 13 से भाग दिया, 6 आ गया। ऊपर वाले केस में देखो, 12 + 2 14 + 16 30, तो मूलानुपाती सूत्र भार है 30 बेटा। ऊपर से मैं अणु सूत्र भार निकालूं तो वो 180 आएगा, तो 180 को 30 से भाग दिया तो 6 आ गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है जी। हाँ सर, बिल्कुल, अच्छा, मज़ा आ गया। अब है बेटा कि आखिर हम मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे ना। तो नेक्स्ट हेडिंग निकालो बेटा, है ना, मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण। मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। आखिर ये कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, कि सर आखिर ये कैसे निकाला जाता है। कुछ नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं है, सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। लिखो क्वेश्चन, है ना। एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है, ये आपको दिया गया बेटा। यदि हाइड्रोकार्बन का अणुभार 30 है तो हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र बताइए, ठीक है। यदि हाइड्रोकार्बन का अणुभार 30 है तो हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र बताइए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बेटा, देखो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, पहले भार प्रतिशत हमें निकालना था, अब भार प्रतिशत दे दिया है बेटा 80, अब बोल रहा है कि उसका अणुसूत्र बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, उसमें उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं, एक कार्बन है बेटा और दूसरा
हाइड्रोकार्बन बोला है ना बेटा, इसलिए। अब मैंने प्रतिशत दे दिया है बेटा, एक का 80 और एक का 20, सही है जी। वापस ये भार प्रतिशत में मिलता है, मतलब इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 100 ग्राम लेता तो 80 ग्राम कार्बन के होते, 20 ग्राम किसके होते बेटा, हाइड्रोजन। अब ये भार है बेटा, भार से मोल कैसे निकालते हैं बेटा, तो तीसरे स्टेप, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जबकि खूब सिंपल है। इन भार प्रतिशत को बेटा उनके परमाणु भार से भाग दे दीजिए, ताकि आपको, है ना, 80 को हमने कार्बन का परमाणु भार कितना है बेटा 12 और 20 को 1। अब भाग देने में बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि कसम खा के नहीं बैठना कि माँ कसम भाग दूंगा तो पूरा ही दूंगा, ये सुन लेना। भाग देने का मतलब ऐसे नहीं कि, है ना, भाग देने का मतलब बेटा बस एक सरल अनुपात निकालना। जैसे 80/12 मैंने 4 से भाग दिया तो ऊपर 20 हो गया, नीचे 3 और ये हो गया 20, है ना। पूरा भाग नहीं देना कि 6.67 तक ले जाए। हमारे बच्चों की ना सबसे बड़ी गंदी आदत ये होती है, कैलकुलेशन बेटा आखिरी में करेंगे, अभी जितना सिंपल हो सकता बस उतना करो। ये करा, है ना। अब क्या हुआ बेटा, अगर आपने दिए गए भार को उनके परमाणु भार से डिवाइड कर दिया तो ये आपको क्या बता रहा है बेटा, ये परमाणुओं की संख्या बता रहा है। परंतु हमें पता है बेटा परमाणुओं की संख्या भिन्न में नहीं हो सकती है, तो हमें अगला काम क्या करना होता है बेटा, ये चूंकि हमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा हमें एक केवल सरल अनुपात चाहिए, हमें परमाणुओं का सरल अनुपात। तो अगली स्टेप बेटा, इन सभी में से जो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, सबसे छोटा, अभी 2 ही एलिमेंट है, ये है सबसे छोटा, लोएस्ट है, उससे भाग दे दो। सर ऐसा करते क्यों है, कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है बेटा। ऐसा इसलिए करा जाता है बेटा कि हमें जो सरल अनुपात बताएंगे वो 1 के सापेक्ष होगा ना, कि एक पहला इसका 1 परमाणु है तो उसके 2 हैं, अगले के 3 हैं, तो सबसे एक संख्या को उसी संख्या से भाग देगो तो 1 आएगा। तो सबसे छोटे से भाग देने से क्या होता है बेटा, 20/3 को मैंने 20/3 से भाग दे दिया तो ये 1 बन गया। हमें 1 के सापेक्ष बताना है कि इसके 1 है तो अगले के कितने हैं, 2 3 ऐसा, ठीक है जी। आ रही मेरी बात समझ में। अब 20 को भी मैंने क्या करा बेटा, 20/3 से भाग दे दिया तो 20 कैंसिल, ये हो गया 3। तो ये बच्चों को रूल नहीं पता होता बेटा, करना हो बस इतना सिंपल सा काम है। तत्वों का भार प्रतिशत दिया है, बस परमाणु भार से भाग दो, जो सबसे छोटा उससे भाग दो, ठीक है। अगर ये पूर्णांक आ गए जैसे 1 और 3 तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो गया। आप बोलोगे आपका जो मूलानुपाती सूत्र है वो CH3 है। अगर ये पूर्णांक आ गया बेटा तो आप तुरंत बोलोगे कि हमारा जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, CH3। सर पूर्णांक नहीं आता तो क्या करते, मान लो 1.5 आता बेटा, तो 1.5 आता तो बेटा अब परमाणु तो सरल अनुपात है ना, पूर्णांक में ही होना चाहिए, ध्यान देना है ना, 1.5 परमाणु नहीं लिख सकते हो। तो अगर सपोज करो 1.5 होता बेटा, अभी तो नहीं है, और ये 3 ही हो, ये आपका 2 होता, ऐसा आ जाता, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1 तो 1 आना ही है, मान लो ये 1.5 आ जाता, तो क्या करते बेटा, तब हम ऊपर फिर 2 से गुणा करते, इसको भी 2 से गुणा करते ताकि ये 2 हो जाता और ये 3 हो जाता, तब हम सूत्र लिख देते हमारा A2B3 टाइप का, है ना। ये तब जब पूर्णांक न होता, अगर पूर्णांक आ गया वहीं पर आपका ख़त्म हो गया काम बच्चों, ठीक है। और उसके बाद तुरंत अब आपसे ये आ गया समझ में, कुछ नहीं करना होता बेटा, बस इतना सा। अब हमने n निकाला बेटा, अणु सूत्र दिया है कितना, अणु सूत्र भार कितना दिया बेटा 30, और इधर 12 + 3 कितना बेटा 15, 30/15 कितना हो गया बच्चों 2, है ना, 30/15 कितना हो गया बच्चों 2। तो इसलिए हम इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो 2 × CH3, मतलब क्या बोलेंगे बेटा C2H6, ये हो गया ख़त्म। हम इसका मौलाना अणु सूत्र बोल देंगे C2H। इतना सिंपल सा काम है बच्चा। अब अगर आप इसमें भी गड़बड़ करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ बेटा प्रैक्टिस के लिए, अगला, है ना, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा बेटा एक यौगिक में, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक यौगिक में, हाँ एक यौगिक में आपसे क्या बोल रहा है बेटा, 28% आयरन, 28% आयरन है, ठीक है ना। एक यौगिक में 28% क्या दिया है बच्चों, आपको आयरन दिया है, ठीक है ना। 24% सल्फर, है ना। एक यौगिक में 28% आयरन, 24% सल्फर तथा बचा हुआ ऑक्सीजन है ना। एक यौगिक में 28% आयरन, ठीक है ना, 24% सल्फर तथा बचा हुआ ऑक्सीजन है। हमसे कह रहा है बेटा उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए, खत्म, ठीक है। तो Fe 28 है बेटा, सल्फर 24 है, 28 और 24 को ऐड कर लूँ, कितना हो गया 52, तो बचा हुआ 48% किसका हो गया बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है जी।
ये एलिमेंट हो गए बेटा, ये उनके प्रतिशत है। अब इनके प्रतिशत को हमने उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करा बेटा, 28/56। वापस कह रहा हूँ बेटा, डिवाइड करने का मतलब ऐसे नहीं कसम खा के बस जितना भाग आसानी से चले जाए उतना कर दो, 1/2। 24 को हमने किससे भाग दिया बेटा, 32 सल्फर का, तो 3 बटे कितना बेटा 4। और 48 को हमने किससे भाग दिया बेटा 16, तो ये हो गया 3। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में, ठीक ना। इस 1/2 को भी देखो मैंने क्या लिख दिया बेटा, 2/4 लिख दिया, देख सकता हूँ ना। अब सबसे छोटा बेटा आपको दिख ही रहा है, ये है लोएस्ट, इससे भाग दे दे। 2/4 को 2/4 से भाग दिया, हो गया 1। 3/4 को बच्चों हमने 2/4 से भाग दिया, ये हो गया 3/2, मतलब 1.5, जो मैंने बोला था देखो आ गया। और 3 को हमने भाग दिया बेटा 2/4 से, सबसे छोटे वाले से, तो 4 × 12/2 कितना हो गया बेटा 6। बट चूँकि ये भिन्न में आ चुका है बेटा, इसलिए मुझे अभी 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया बच्चों। 3/2 को 2 से गुणा करा तो 3 हो गया, और 6 को 2 से गुणा करा तो 12। मतलब मुझे पता पड़ गया बेटा मेरे उस यौगिक में Fe के 2 परमाणु हैं, तो Fe हो गया 2, सल्फर के 3 परमाणु हैं, S हो गया 3, और ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं, ये हो गया 12, है ना। ये आपका जो फेरिक सल्फेट होता है बेटा, अगर मैं आगे इसका फॉर्मूला भी अणुसूत्र बाहर दे देता तो ये फेरिक सल्फेट है, Fe2SO4 होल थ्राइस। ऐसा बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है। आपको बस ढंग से अपने कॉन्सेप्ट पकड़ के उन्हें अप्लाई करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो और टिपिकल करना चाहे तो एक क्वेश्चन में और बता दे रहा हूँ बेटा आपको कि एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का भार अनुपात क्रमशः 9:1:3.5 है। आप पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना बेटा ना। एक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का भार अनुपात क्रमशः 9:1:3.5 है, 9:1:3.5 है, ठीक ना। यदि यौगिक का अणुभार 108 है तो उस यौगिक का अणुसूत्र बताइए। यदि यौगिक का अणुभार 108 है तो उस यौगिक का अणु सूत्र बताइए। अब देखो यहाँ बच्चा फिर गच्चा खा के, है ना, बेहोश होने की पोजीशन में आ जाता, उल्टी करने का, अरे सर ये क्या हो गया। कुछ नहीं भैया, अभी तक मैं भार प्रतिशत दे रहा था, बट बेटा मैंने अब भार अनुपात दे दिया। हमारा मेन थीम क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि हमें सरल अनुपात परमाणुओं का चाहिए। तो भार प्रतिशत में बेटा आपने 80 ग्राम भार मान लिया था, इसमें आप इसको अनुपात है तो 9 ग्राम मान लो। तो ये 9 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, 3.5 ग्राम। इससे कभी परेशान मत होइए बेटा, डरिए मत। और अगली स्टेप हुई, ये भार है बेटा, तो दिए गए भार को हमें क्या करना है बेटा, परमाणु भार 9 को 12 से भाग दिया, 1 को 1 से भाग दिया, 3.5 को 14 से, ये हो गया बेटा 3/4, ये हो गया बच्चों 1/4, इसको भी मैंने 4/4 लिखा, ठीक है ना। 4 4 4 कैंसिल हो गया, हमें परमाणु का अनुपात पता पड़ गया 3:4:1। हमें परमाणु का अनुपात पता पड़ गया 3:4:1, मतलब मेरा सूत्र हो गया बेटा C3H4N। ये है कौन सा सूत्र बेटा, मूलानुपाती सूत्र। ये कौन सा सूत्र है बेटा, मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है जी। अब इससे अगर मैं N निकालता हूँ बेटा तो ऊपर तो आएगा 108, नीचे मूलानुपाती सूत्र भार, तो 12 3 36 प्लस 4 40 प्लस 1 नाइट्रोजन है 54, 108/54 मतलब 2। तो इसलिए मैं अपना अणु सूत्र क्या बोलूँगा बेटा, 2 × C3H4N, मतलब ये हो गया C6H8N2। अब ऐसे बेटा क्वेश्चंस का तो देखिए कोई अंत नहीं है, तो मैं थोड़े से आपके साथ, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन या जो भी DPP भी बोलते हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य बेटा मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, एक बार आप फैमिलियर हो जाओ कि भैया कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आज की आखिरी और फाइनल चीज़ हम करते हैं बेटा, परमाणु संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ परमाणु संरक्षण का नियम, परमाणु संरक्षण का नियम, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, परमाणु संरक्षण का नियम। और शॉर्टकट में बेटा इसे POAC बुलाते हैं, इसलिए मुझे अंग्रेजी में भी लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में है ना आपको कई जगह POAC लिखा हुआ मिलेगा। तो आखिर ये क्या भला है सर,
कोई बला नहीं बेटा, नाम से ही हिंदी में दिख रहा है, परमाणु संरक्षण का नियम। ठीक है, तो एक लिख लेना बेटा, है ना। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं बेटा। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं, है ना। इन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। इस नियम के अनुसार परमाणु, किसी भी अभिक्रिया में परमाणु न तो बनाए जा, परमाणु तो क्या है बेटा, प्रकृति में खुद अस्तित्व में है बेटा, तो उन्हें हम बना नहीं सकते, है ना, न बना सकते न नष्ट कर सकते, उन्हें केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं ना। जैसे हम हेबर प्रोसेस से अमोनिया को बना रहे हैं, तो पहले हमारे पास नाइट्रोजन के परमाणु N2 के रूप में थे, अब हमने क्या करा बेटा, उन्हीं नाइट्रोजन के परमाणुओं को अमोनिया में परिवर्तित कर दिया। ये है नियम, है ना। तो लिख लें बेटा, इस नियम के अनुसार परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं, इन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। इन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पुनः मैं बोल रहा हूँ बेटा, इस नियम के अनुसार परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं न ही नष्ट किए जा सकते हैं, इन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा कि, है ना, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसी भी अभिक्रिया में हम बोलते हैं ना बेटा द्रव्यमान संरक्षित है, तो द्रव्यमान संरक्षित क्यों है, द्रव्यमान संरक्षित है इसलिए क्योंकि परमाणु सुरक्षित है ना। तो लिख लेना बेटा, अप्रत्यक्ष रूप से यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, और तीसरा बिंदु लिखना बेटा कि पीओएसी परमाणुओं के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है ना, पीओएसी परमाणुओं के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना, तथा यह उस परमाणु के ऊपर लगाते हैं जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, मतलब जो अभिकारक से उत्पाद में बदल जाता है ना। पीओएसी परमाणुओं के ऊपर लगाते हैं तथा यह उस परमाणु के ऊपर लगाते हैं जो पूर्ण रूप से अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए एक अभिक्रिया में खूब सारे परमाणु हैं बेटा, परंतु हमें बोल रहा है कोई एक परमाणु है जो पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल गया है, तो हम केवल उसी के ऊपर पीओएसी लगाएंगे। ठीक है ना, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु लिखना बेटा, पीओएसी की मदद से उन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है ना। पीओएसी की मदद से उन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है जिनमें अभिक्रिया का संतुलन या तो असंभव हो या कठिन हो, है ना। पीओएसी की मदद से उन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है जिनमें अभिक्रिया का संतुलन या तो असंभव हो या कठिन है। पीओएसी की मदद से उन अभिक्रियाओं को उन प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है जिनमें अभिक्रिया का संतुलन या तो असंभव हो या कठिन हो। ध्यान देना, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में तो क्या है बेटा, आप हर अभिक्रिया को संतुलित करके करते थे, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे बेटा जिनमें अभिक्रिया का संतुलन या तो असंभव हो, मतलब कर ही नहीं सकते हैं, या फिर थोड़ा कठिन हो, टाइम लग रहा हो, तो पीओएसी की हेल्प से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। सर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आइए मैं एक सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ बेटा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, कि 5 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है बेटा, 5 ग्राम नाइट्रोजन, या चलो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीजन के आधिक्य, 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया करके CO बनाता है ना। 1 ग्राम कैल्शियम, है ना, पूरा एक मिनट, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में कभी कभी बोलने में कन्फ्यूजन हो जाता है, ढंग सही लैंग्वेज लिखना। 1 ग्राम कैल्शियम के ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर प्राप्त CaO का भार बताइए। 1 ग्राम कैल्शियम के ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर प्राप्त CaO का भार बताइए, है ना। अब बेटा ये अभिक्रिया संतुलित करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, Ca की O2 के साथ रिएक्शन करके मैं CaO बना सकता हूँ, परंतु मोल कॉन्सेप्ट से तो हम कर ही सकते हैं बेटा, परंतु अगर मुझे इसे पीओएसी से करना हो तो पीओएसी का एडवांटेज ही ये है ना। अब ये अभिक्रिया बैलेंसिंग डिफिकल्ट नहीं बेटा, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पीओएसी का एडवांटेज ही ये है कि मुझे अभिक्रिया संतुलित करना ही नहीं है, मुझे किस परमाणु के ऊपर लगाना है बेटा, पहली बात परमाणुओं के ऊपर लगेगी, किसके ऊपर, कैल्शियम। सर मुझे कैसे पता पड़ेगा बेटा, आपको जानकारी कैल्शियम के बारे में बेटा, ऑक्सीजन तो आधिक्य में बोला है, पहली चीज़। दूसरी, लगाते कैसे बेटा, तो जिस परमाणु के ऊपर लगा रहे हो बेटा, है ना। अब देखो मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड का एक अणु, तो इसका मतलब कैल्शियम का एक परमाणु, सही है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि
CH4 का एक अणु तो कार्बन का कितना परमाणु बेटा, एक परमाणु। मैं बोल रहा हूँ C2H4 का एक अणु तो कार्बन के कितने परमाणु बेटा, दो परमाणु। दिख ही रहा ना, सही है कि नहीं। तो हमें यही लॉजिक यहाँ लगाना बेटा। इसमें चूंकि एक परमाणु है तो 1 इंटू किसके मोल्स, कैल्शियम के। जितने मोल्स कैल्शियम के होंगे बेटा, ठीक है ना, 1 इसलिए क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। इधर 1 वापस कोफिशिएंट, मतलब कैल्शियम का कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, 1 है इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके बेटा, CaO। जितने मोल्स CaO के होंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे बेटा, कैल्शियम के भी होंगे। बस वहाँ परमाणु बोलेंगे, खत्म हो गई कहानी। अब मोल्स कैसे निकालते बेटा, इसका 1 ग्राम दिया है 1/40 है ना, इसका 1 ग्राम दिया है 1/40 और इसका मान लो भार है कितना बेटा, W, हमें पता नहीं है। एक तो हट गया ना, और CaO का मोल, बस मोल निकालने वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कैसे निकालते हैं मोल बेटा, दिया गया भार बटे अणु भार, तो 1/40 और उधर W/56। आपके सामने है उत्तर बेटा, W का 56/40, मतलब हमारा उत्तर होगा 1.4। मैं मोल कॉन्सेप्ट से भी इस प्रश्न को हल कर सकता था, परंतु हमें POAC भी आनी चाहिए, है ना। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और कराता हूँ बेटा आपको, है ना। कौन सा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा है बेटा 5 मोल नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर, है ना, प्राप्त NH3 के मोलों की संख्या बताइए। 5 ग्राम नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर प्राप्त अमोनिया के मोलों की संख्या बताइए। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने अभी आपको कराया भी है ये क्वेश्चन, आज के सेशन में। ये रहा, 5 मोल के हाइड्रोजन के आधिक्य के साथ क्रिया करके अमोनिया के मोलों की संख्या बताओ। ये मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, जब हमने अभिक्रिया को संतुलित लिखा, सब कुछ करा। अब अगर मुझे इसी प्रश्न को बेटा POAC से करना हो तो मुझे अभिक्रिया संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं लिखूंगा N2 किस में परिवर्तित हो गया बेटा, NH3 में, है ना। मोल वोल नहीं लिखना है बेटा, जो जिस रूप में, नाइट्रोजन किस रूप में है N2 और अमोनिया NH3। अब बस इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2, तो 2 इंटू किसके मोल्स, नाइट्रोजन के, है ना। इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हुआ बेटा, अगर मेरे पास नाइट्रोजन के 5 मोल हैं तो मेरे पास परमाणु कितने होंगे, 10, इसलिए हम 2 को 5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और इक्वल टू बेटा यहाँ नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू अमोनिया के मोल्स, आप देख लीजिए 10 उत्तर आ चुका है आपका। तो ये आपके सामने है बेटा। मोल से थोड़ा सा तो समय लग रहा था, अभिक्रिया लिखी, संतुलित करी, 2/1 इंटू 5 करा, तो POAC का एज सच और कोई यूज़ नहीं है बेटा। किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, उलझ जाते हो, तो आप POAC लगाने का तरीका भी मैंने बता दिया, परमाणुओं के ऊपर लगती है और करना कुछ नहीं होता है बेटा। लगाने के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमसे बोल रहा है कि C5H12 जो है वो CaCO3 में किसी तरह से हमने बदल दिया, कार्बन के ऊपर POAC लगाओ, तो 5 इंटू किसके मोल्स बेटा, C5H12, और इधर कार्बन का कोफिशिएंट कितना है, 1 इंटू किसके मोल्स बेटा, CaCO3, है ना। अब ये कैसे बदला, क्या बदला, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, बस मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ। जिसके ऊपर लगाते हो उसको इस तरह से लिखा जाता है। और आज के सेशन का बस मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। 27.6 ग्राम K2CO3 को, 27.6 ग्राम K2CO3 को, है ना, काफ़ी सारे अभिकर्मकों से क्रिया करवाने पर इसे K2ZN3FeCN6 में परिवर्तित कर लिया जाता है। 27.6 ग्राम K2CO3 को काफ़ी सारे अभिकर्मकों से क्रिया करवाने पर K2ZnFeCN6 प्राप्त होता है। ठीक है ना, K2ZnFeCN6 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये तो इन्फॉर्मेशन दिए बेटा। आगे बोल रहा है यदि कार्बन परमाणु अभिक्रिया में संरक्षित है ना, यदि कार्बन परमाणु अभिक्रिया में संरक्षित है तो K2ZnFeCN3 होना चाहिए, है ना, 3 लिखना, गलती से मैंने ZN लिख दिया। तो K2ZN3FeCN6 के प्राप्त मोलों की संख्या बताओ। तो K2ZN3FeCN6 के प्राप्त मोलों की संख्या बताओ। अब बेटा अभी तक के 3 क्वेश्चन तो आपको सिंपल लगे। इस क्वेश्चन को बेटा आप अगर करना चाहते हो तो POAC से ही होगा, नहीं तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाए। क्यों? अभी तक तो बेटा मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जिनमें अभिक्रिया का संतुलन संभव था, परंतु अब अभिक्रिया का संतुलन संभव ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि काफ़ी सारे अभिकर्मकों से क्रिया करवाया।
है ना, वो दिख भी रहा है बेटा, जिंक आ गया, आयरन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, मुझे तो ना पता है कि बीच में कौन सी चीज़ कहाँ से आई। अगर इस प्रश्न को मुझे हल करना है बेटा तो पीओएसी से ही कर सकता हूँ। और किसके ऊपर लगाऊंगा पीओएसी, ठीक ना, किसके ऊपर, कार्बन। सर कार्बन के ऊपर ही क्यों, क्योंकि उसने सवाल में दिया है बेटा यदि कार्बन के परमाणु संरक्षित है, मतलब जितना कार्बन यहाँ पर था बेटा उतना वहाँ बदल गया। आ रही मेरी बात समझ में। और कैसे करते हैं बेटा, बता ही दिया, इसमें कार्बन का कोफिशिएंट कितना 1 इंटू इसके मोलों की संख्या 27.6 को मैंने 138 से भाग दिया, ये हो गई इसके मोलों की संख्या, बराबर इधर बेटा कार्बन, बस लगाना ढंग से बेटा, इसमें गड़बड़ मत करना, ये 6 है और उधर 2 है तो 12 हो गए कार्बन के परमाणु, इंटू मोल पूछे हैं बेटा n, ठीक है जी। भार पूछता बेटा तो ये क्वेश्चन आपको और टफ लगता, क्योंकि तब आपको इसका पहले अणुभार निकालना पड़ता। तो ये हो गया बेटा 0.2, तो इसलिए n का मान हो गया बच्चों कितना 0.2/12 मतलब 2/120 मतलब 1/60, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा ये छोटे छोटे सब टॉपिक है, ठीक है ना, चाहे प्रतिशत शुद्धता बोले, प्रतिशत लब्धि बोले, ठीक है ना, तत्वों का भार प्रतिशत बोले, जो मोल कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पार्ट है बेटा, जो हमें एक एक चीज़ क्लियर होना आवश्यक है, जिससे हम कामों को आसानी से करेंगे। और परमाणु संरक्षण का नियम, मूलानुपाती अणुसूत्र सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का सेशन मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करा होगा बेटा एक एक चीज़, ठीक है। तो अब आप इन चीज़ों को ढंग से करें बच्चों, इनके क्वेश्चन भी करना चालू करें तो आपको पता पड़ेगा। लगभग आप छोटे छोटे प्रश्न देखोगे बेटा तो हमने लगभग 20-25 प्रश्न आज के सेशन में ही हमने कर लिए हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।